तो क्या है, द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए वाज क्रिएटेड इन 1957। तो भाई डीडीए बनी थी 1957 में। डीडीए मेरे बहुत ही खास मित्र हैं जो डीडीए के अंदर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो क्या है, डीडीए की पोस्ट जब भी एएसओ लगते हैं लोग, देखो डीडीए का पेपर निकलता है उससे लोग एएसओ निकलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं बंदे, और फिर प्रमोट होके वो लोग बन जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर बनते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, और फिर बनते हैं डायरेक्टर। चलो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बता दिया मैंने। ऐसे ही किसी को डीडीए के फॉर्म अलग से निकलते, कोई एसएससी के अंडर नहीं आता, अलग से डीडीए एग्जाम लेती है। तो मैंने आपको ऐसे मोटिवेट करने के लिए बता दिया कि कैसे कैसे पेपर होता है, क्या क्या पोजीशन होती है। बट ये देखो, इस पोस्ट की खास बात ये होती है कि आपको जो जॉब होती है, जिनको दिल्ली में चाहिए होती है, उनको दिल्ली में मिलती है, बिकॉज दिल्ली इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए। तो आपको पता होना चाहिए। आज जो हम पढ़ते हैं, डीडीए जो है वो भाई क्रिएट करा गया था 1957 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंडर इसके प्रोविजंस में करा गया था टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ डीडीए की जो दिल्ली की जो डेवलपमेंट है, टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। तो जो दिल्ली की आपकी जो भी चीजें हैं, उसका दिल्ली को कैसे प्रमोट करना, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी ग्रोथ, उसको ध्यानपूर्वक मतलब रखते हुए हमने क्या करा, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली के लिए हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, डीडीए बनाई। ठीक है, आइए ऑब्जेक्ट ऑफ अथॉरिटी, ये मैं अभी आपको सब समझा चुका हूं, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अथॉरिटी किसका, डीडीए की, shall be to promote and secure the development of Delhi। अभी बताया, according to the plan for that purpose the authority shall have the power to acquire कर सकती है वो कोई भी लैंड, होल्ड कर सकती है किसी भी लैंड को, मैनेज कर सकती है और डिस्पोज कर सकती है लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी, टू कैरी आउट बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग करना है, अदर ऑपरेशंस करने हैं, उसके लिए वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, मैनेज कर सकती है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट वर्क्स इन कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको सप्लाई ऑफ वाटर भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी भी ध्यान रखनी है, तो उन चीजों को देखते हुए वो अपना काम करती है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड अदर सर्विसेज एंड एमिनिटीज एंड जनरली to do anything necessary or expedient for purposes of such development or for purposes incidental thereto। देखो वही सब है कि भाई जो डीडीए मोटा मोटा क्या कह रहा है कि जो डीडीए है वो डीडीए क्या कर सकती है, वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है किसी भी लैंड को, दिल्ली के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग कैरी आउट करने के लिए, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई इंजीनियरिंग का काम करना है, माइनिंग कराना है, कहीं पे पाइपलाइन डलवानी है, तो उसके लिए डीडीए की अथॉरिटी पूरा वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सीवेज के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। आगे देखते हैं, एक मास्टर प्लान बनाता था, डीडीए मास्टर प्लान वाज फॉर्म्ड इन 1962। एक मास्टर प्लान बनाता है डीडीए का 1962 में, टू एंश्योर एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हैफाजार्ड ग्रोथ ऑफ दिल्ली की। जो दिल्ली की ग्रोथ जो इधर उधर हो रखी है, बिखरी हुई है, घटिया तरीके से चल रही है, उसे एक ऑर्गेनाइज वे में करने का एक मास्टर प्लान बना डीडीए का 1962 में बना। अभी देखो आगे, द मास्टर प्लान फिर रिवाइज हुआ 1982 में टू फॉर्मुलेट द मास्टर प्लान। 2001 में भी कोई प्लान था उससे फॉर्मुलेट करने के लिए, और फिर वो रिवाइज हुआ 2007 में। किसको देखते हुए, 2007 में जो प्लान बना था, ये अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, 2007 में जो रिवाइज करा गया उस प्लान को, वो देखते हुए करा गया कि दिल्ली मास्टर प्लान बनेगा 2021 वाला, टू फॉर्म दिल्ली मास्टर प्लान 2021 वाला। मतलब ये जो मास्टर प्लान बनते हैं ना, ये देख देख के बनते हैं कि भाई अभी हम इतना करेंगे, फिर आने वाले 7 साल बाद क्या होगा, आने वाले 6 साल बाद और क्या होगा। ठीक है ना, चलिए एक्स ऑफिसो चेयरमैन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक्स ऑफिसो जो भाई चेयरमैन कौन है डीडीए का, तो चेयरमैन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी जो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट होती है उसकी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हमारे क्या है, उसके चेयरमैन होते हैं डीडीए के। ठीक है, ये तो डीडीए के बारे में कुछ चीजें थी। अब हम देखते हैं जो हमारा एक्ट है एक मिनट पूरा अच्छे से बताता हूँ, 1957 वाला हम एक्ट देखते हैं। ओके, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे पेजेस भी लगा दिए हैं क्योंकि पीपीटी में लिखने में दिक्कत हो रही थी, और मैंने ऐसे आपके लिए एक रिटन में भी लिख दिया, तो थोड़ी मेहनत लगी, आप वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बार। तो देखो क्या कह रहा है ये दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 क्या कह रहा है, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट ने इसे इनेक्ट किया इन द 8th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, केम इनटू फोर्स। ये फोर्स में कब लागू हुआ था, ये किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एज अ सारा काम इसका जो पीछे करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। देखो मैं आपको मोटा मोटा पहले समझा देता हूँ। ठीक है, 30 दिसंबर को 1957 को ये बना दी गई थी डीडीए। ठीक है, इसे बना दिया गया स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब लॉ मेकिंग है भाई, कानून के दायरे पे चलेगी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, मगर इसे ऑटोनोमस भी बोल दिया गया, बस सिर्फ नाम के लिए ऑटोनोमस है कि डीडीए अपना सारा काम खुद करेगा, पीछे जो कमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है, पीछे ये कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। ओके,
तो आप देखो, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 8th year ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेटी ऑन December 30। मैंने बता दिया आपको, तो यही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा मैंने जो डीडीए की जो रूल बुक होती है ना, वहां से उठा के लाया हूं, तो बड़ी मेहनत लगी है, रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए खट्टी करी है चीजें। तो पहले इसमें सेक्शन 3 आता है, देखो ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, बस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है, उसकी अथॉरिटी क्या है, 13 मेंबर्स होते हैं, तो कौन कौन क्या क्या होता है वो सब। तो आइए देखते हैं। एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेटरी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड अथॉरिटी टू बी कॉल्ड डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही बातें चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है। द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम aforesaid having a perpetual succession and common with power to acquire। भाई ये डीडीए क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, विद पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी और इमूवेबल को भी, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी बाय द नेम स्यू एंड टू बी स्यूड। मतलब नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हो सारी चीजें, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है ये। As soon as may be after the commencement of this act, the central government shall by notification in the official gazette constitute for the purpose of this an authority to be called DDA। देखो ये जो यहाँ पे लिखा है ना मेरे भाई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पता नहीं क्यों लिखा, चलो ऐसे ही लिखा जाता है, वैसे एक्ट ना ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी, अब क्या क्या होना चाहिए देखो, द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अफोर्सेड हैविंग, ये सब भी वही लिखा हुआ है, देखो ये पूरा का पूरा वही सब लिखा हुआ है, मूवेबल इमूवेबल, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, क्या क्या मेंबर्स होने चाहिए, टोटल 13 मेंबर्स होने चाहिए। तो एक चेयरमैन होना चाहिए, वो चेयरमैन कौन होता है, एलजी होता है, जो कि क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ डीडीए कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है अपने एनसीटी दिल्ली का, ठीक है। अब वाइस चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन एक वो पर्सन होगा, एक वाइस चेयरमैन भी होगा जो अपॉइंट करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। फाइनेंस होगा एंड अकाउंट मेंबर होंगे, वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। एक इंजीनियर मेंबर होंगे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए 13 मेंबर में से एक चेयरमैन है, ठीक है, जो हमारा एलजी होता है। वो भी एलजी कौन होता है, जो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मैंने आपको बताया था जीएनसीडीटी एक्ट में, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही होगी एक तरीके से। फिर वाइस चेयरमैन भी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक इंजीनियर भी, एक फाइनेंस वाला, एक अकाउंट। एक कंपनी को चलाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। As when the municipal corporation Delhi is established, 2 representatives of that corporation to be elected by the councillors and aldermen of the corporation from themselves। तो भाई 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आपके कहां से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिनको काउंसलर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर है, काउंसलर्स वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 representatives of the legislative assembly of the national capital to be elected by means of a single transferable vote by the members of legislature from among themselves of which 2 shall। ये आप पढ़ सकते हो, वो ये कि क्या क्या होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली से, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखो क्या क्या आज पटवारी के बारे में मेरे भाई कोई चीजें अवेलेबल ही नहीं है, चाहे आप गूगल करो, नेट कर लो। अगर आप कहीं पर भी लिखोगे तो शायद विनय कक्षा ही आपको मिल रहा होगा, कि मैं खुद सर्च करता रहता हूँ, मुझे खुद ही नहीं मिल रही चीजें। तो प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द गवर्नमेंट शैल बी एलिजिबल। ये आपको सारा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने, तो आप पढ़ लेना। फिर हम आते हैं 3 पर्सन होने चाहिए नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें से 1 शैल बी एक्सपीरियंस ऑफ टाउन प्लानिंग, जिससे एक जो 3 पर्सन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसमें से एक जो है वो होना चाहिए भाई जैसे टाउन प्लानिंग, जैसे आर्किटेक्चर फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो। 1 शैल बी अ पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर, ठीक है। एक कमिश्नर होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, दिल्ली का, एमसीडी का, ठीक है ना। और एक ऑफिस हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आप ये सारे पढ़ लेना कि इलेक्टेड मेंबर है वो 5 साल के लिए ही क्या कर सकता है, जब से वो ज्वाइन है तब से होल्ड कर सकता है। फिर उसका री इलेक्शन कैसे है, अगर जो हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर है अगर उनको रिजाइन करना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे अपना रेजिग्नेशन। तो ये सारी चीजें इसमें है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए चीजें डाल दी। और मेरे भाई देखो कमेंट कर देना टेलीग्राम पे भी, ये ऐसी इस पीपीटी को कन्वर्ट करके पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा, बट पीडीएफ में लिखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने ऐसा कॉपी पेस्ट करा है, और रिटर्न में ही मैंने आपके लिए लिख दी है चीजें। नेक्स्ट है स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी। भाई क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सुटेबल पर्संस को अपॉइंट कर सकते हैं, एक बनेगा सेक्रेटरी और एक बनेगा सीएओ, चीफ अकाउंट ऑफिसर अथॉरिटी का, जिसके हाथ में बहुत सारी पावर्स होंगी, जो बताएगा क्या 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 करना है, ठीक है, जो डेलीगेट करेगा अथॉरिटी, ठीक है ना। और आप ये देख लो अथॉरिटी मे बी अपॉइंट सच नंबर ऑफ द ऑफिसर, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दे शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द फंड्स ऑफ अथॉरिटी। देखो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है।
अब यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया था पढ़ते टाइम। देखो एक होता है जोनल डेवलपमेंट प्लान, इसमें दो चीजें होती हैं। जोनल डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है साइट प्लान। देखो साइट प्लान मतलब साइट मतलब स्थल, ठीक है। तो साइट प्लान मतलब होता है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और एक होता है यूज प्लान। कंस्ट्रक्शन चल रही है बट किस चीज के लिए चल रही है, क्या यूजेज है इसका। तो दो चीजें होती हैं, मैं आपको समझा देता हूं। साइमल्टेनियस विद द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान एज सून एज मे बी देयर आफ्टर द अथॉरिटी शैल प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ अ जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच जोन्स इनटू व्हिच दिल्ली में बी डिवाइडेड। चलो इसमें लिखा नहीं गया बट मैं आपको बता देता हूं। पूरी दिल्ली को हम 9 जोन्स में बांटते हैं। क्या जोनल प्लान्स के अकॉर्डिंग हम 9 जोन्स में दिल्ली को बांट देते हैं, ठीक है। जिसमें से समझ लो आपके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साइड, आपके साउथ, फिर नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 9 जोन्स इन्होंने बांटा दिल्ली को, ठीक है। जिसमें से जोनल प्लान में आपकी दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका साइट प्लान, जिसमें आप क्या करोगे भाई, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगी कि वो देखा जाएगा इन चीजों को, ये चीजें किस मतलब क्या क्या कंस्ट्रक्शन इसमें हो सकती है चीजों में, ठीक है ना। कंटेन अ साइट प्लान कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन होगी इस ईयर में, ये वो। फिर दूसरा होता है यूज प्लान कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये जो हमारे एरिया है, समझ लो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। अब मैं डीडे वाला हूं, मैं बांट दूं कि भाई ये वाला एरिया होगा अपना उस चीज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये होगा भाई मार्केट के लिए, ये होगा बिजनेस के लिए। बेसिकली जैसे कि आप देखते हैं नहीं कि आप कहीं पर अगर दिल्ली में कोई रहता है तो वो लिंक कर सकता है कि आप देखते हो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, ठीक है। डीडीए कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर आपकी मॉल बने हुए होते हैं, तो वो सारी डीडीए की जो प्रॉपर्टी है, ये सब दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। तो contain a site plan and use plan for the development of the zone and show the approximate location and extents of land uses proposed in the zone such as the public holdings। वही मैंने आपको बताया। और पब्लिक वर्क क्या होगा भाई, स्कूल बनाए जाएंगे, मार्केट होगी, बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, रिक्रिएशन होगा, हाउसिंग के लिए, जो अब घर के लिए बनाए जाएंगे वो तो घर के लिए होगा। रोड्स के लिए भी तो जमीनें बनेगी ना, ये काटा जाएगा रास्ता, यूटिलिटीज के लिए, ठीक है। जैसे आपके मॉल्स वगैरह हो गए, आगे देखिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट ओपन स्पेसेस के लिए भाई, पार्क्स के लिए, एंड अदर कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूजेस भाई, टॉयलेट्स के लिए, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये चीजें देखनी पड़ती है। देखो एक एरिया डीडी, अगर मैं समझ लो मैं रोहिणी में रहता हूँ, दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ, तो डीडी जब रोहिणी का नक्शा दिखेगा तो सबसे पहले वो क्या दिखेगा, ये रिसोर्सेज करने से पहले कि भाई इसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इस एरिया पे कितनी पॉपुलेशन आती है, कितनी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। इसकी बिल्डिंग डेंसिटी कितनी है, उसके बिहाफ पे तो वो चीजें यूज करेगा ना, बांटेगा। तो शो एवरी एरिया इन द जोन विच मे बी इन द ओपिनियन, स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी। क्लियर है मेरी बात भाई? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक है मेरे भाई विनय कक्षा का, वो आप ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो आपका सेक्शन 9 आता है सबमिशन ऑफ प्लान्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो ये अप्रूवल को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, वो उसे अप्रूव कर देता है। देखो मैंने आपको, वो आइदर अप्रूव कर सकता है विदाउट मोडिफिकेशंस, ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशंस भी वो डाल सकता है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, बट ये ऑटोनोमस बॉडी बोल दिया गया नाम के लिए, जो मैं पढ़ पाया अभी तक, ठीक है। मगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जब प्लान बना के अगर ऑटोनोमस होती कि भाई खुद काम कर सकती है, इंडिपेंडेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने की क्या जरूरत थी ना। तो मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं, बस बता रहा हूँ। सेक्शन 10 प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ प्लान्स। तो ये आप पढ़ सकते हो कि कैसे एक प्लान ड्राफ्ट होता है, फिर उसे पब्लिश करेगा, फिर उसकी कॉपी जाएगी इंस्पेक्शन के लिए, फिर ये आप पढ़ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट था नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। फिर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेवलपमेंट एरिया, डेवलपमेंट इन दोज एरियाज, भाई सारी डिक्लेरेशन होगी, ये सब आप पढ़ लेना, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं क्योंकि बहुत आसान था, ठीक है ना। यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन कंजर्वेशन ऑफ प्लान्स कि भाई कैसे कैसे बिल्डिंग को हमें यूज करना है। आफ्टर द कमिंग इनटू द ऑपरेशन ऑफ एनी प्लान इन द जोन, नो पर्सन शैल यूज परमिट टू यूज द लैंड। भाई एक बार बन गया कि ये चीज इस पर्पज के लिए, तो उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई पर्सन अलाउड नहीं है कि वो कोई खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले, जो डीडीए ने बोल दिया वही होगा, ठीक है। कंट्रवेंशन ऑफ प्लान्स हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये वीडियोस में मैंने आपको सेक्शन 14 तक पढ़ाया, जो डीडीए 1957 में यही सब बोल रहा है वो, ठीक है। आपके लिए और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे रिटर्न चीजें हैं जो मैंने आपके लिए बनाई थी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखो, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये आप मार्क कर लेना कि आपके एमसीक्यू में आने चाहिए। बड़ा मुश्किल से मैं ढूंढ के लाया हूं ये मेरे भाई। डीडीए में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं ना अभी तक, वो सारे मैंने आपके आगे लिख दिए। जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1963, 56 ऑफ 1963, रिपेलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1964, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966, फिर हुआ अमेंडमेंट एक्ट 1976, फिर हुआ भाई 1984, ये 1996। अब आप ये मत देखो इसके अंदर है क्या, अमेंडमेंट मतलब थोड़ा सा चेंज लाया गया,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, 63 में हुआ, 64 में हुआ, 63 में, कि सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए, याद कर लो, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो यार ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो बहुत आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी आपके लिए चीजें पढ़ कर फिर बना रहा हूँ। नॉलेज है तो नॉलेज देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम धीरे धीरे एसएससी के सीपीओ को भी टारगेट करेंगे एक लॉन्ग रन में। तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए चीजें ला रहा हूँ मैं। ब्लैक बुक के ऊपर वीडियोज आएंगी, प्लिन टू पैरामाउंट की सीरीज देखो मेरे भाई, प्लिन टू पैरामाउंट की सीरीज जरूर देख लेना जो मैंने मैराथन बनाई है, क्योंकि वो आपके पटवारी एग्जाम में काम पक्का आएगी। अब वो मैराथन जो बनाई है ना मैंने, सिनोनिम्स और आपकी वन वर्ड की, प्लिन टू पैरामाउंट बुक की इंग्लिश की, अगर वो बच्चे ने बुक किसी ने पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ रखी है, तो आप एक बार 2-2.5 घंटे ना उसे वीडियो को सुनो, देखना आपको कोई ना कोई वर्ड हिट कर जाएगा और वही वर्ड एग्जाम्स में आएंगे, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की, ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS वाले हो वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए वो ऐप, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा डीडीए का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। डीडीए का क्रैश कोर्स होगा, इसमें देख लो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी डीडीए एएसओ, ठीक है, आपका जेएसए, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डबल जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर डीडीए को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो, डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब डीडीए पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखो डीडीए के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर, हमारा डीडीए एएसओ, ठीक है, जेएसए को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो। जिनको परचेस नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें, आपको रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम एएसओ, डीडीए, एएसओ, जेएसए के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी, तो ये टेस्ट सीरीज की ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।